नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवाल। तो दोस्तों, आज हम लूसेंट जी के इंडियन हिस्ट्री का 19 पार्ट देखेंगे। इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने उसमें आपसे नवपाषाण काल के बारे में चर्चा की थी। अब ये नवपाषाण काल का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, लेकिन उसको मैं आपसे किसी और वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, आपने इतना तो सुना होगा कि जो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी उसे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो सभ्यता थी ये ईसा के जन्म से लगभग 2400 साल से 1700 साल पुरानी थी। जो रेडियो कार्बन तकनीक होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, उससे हमने जब इसका कालखंड देखा तो जब ईसा का जन्म हुआ था उससे ये सभ्यता लगभग 2400 साल से 1700 साल पुरानी है। यानी कि अगर आप देखें तो ये सभ्यता लगभग आज से 5000 साल तक पुरानी है। फिर हम बात करते हैं इसके विस्तार की। तो दोस्तों, ये जो सभ्यता थी ये इसका विस्तार इस तरह से था, इस तरह से ये फैली हुई थी कि इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार लगता था। फिर हम बात करते हैं इसकी खोज की। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी खोज की थी सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में। और जो दयाराम साहनी जी थे इन्होंने जो जिस स्थान की खोज की थी सर्वप्रथम उसका नाम था हड़प्पा। और जो अब हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है। और आपने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी सुना होगा। तो दयाराम साहनी थे जो इन्होंने हड़प्पा नामक स्थान का सर्वप्रथम खोज की थी। इसी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर दोस्तों, हमने अपनी जो पिछली वीडियोस थी कुछ उसमें हमने आदि ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा की थी आपसे। तो दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिस काल के बारे में हमें लिखित साक्ष्य तो कुछ मिलते हैं। उस समय के जो लोग हुआ करते थे उन्होंने अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, कुछ ना कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, उनकी उनके द्वारा जो लिखे लेख हैं उनको हम आज तक नहीं पढ़ सके हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने भी जो कुछ भी लिखा है उसको हम आज तक नहीं पढ़ सके हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल में ही डालते हैं। और फिर हम बात करते हैं कांस्य युग में रखा जाता है। देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उस समय जो कांस्य होता है, हमारा जो मेटल होती है कांस्य, जैसे जिसे हम ब्रोंज भी बोलते हैं, उसका उस समय बड़ा ज़्यादा यूज हुआ करता था। इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल देते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके निवासी। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी हुआ करते थे उनको हम द्रविड़ या भूमध्य सागरीय कहते हैं। आपने ये बात देखी होगी कि जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं उन्हें हम द्रविड़ द्रविड़ कह देते हैं कई बार। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको मूलत रूप से द्रविड़ माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष। तो दोस्तों, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन मार्शल। तो 1924 में सर जॉन मार्शल ने ये घोषणा कर दी कि हमने एक नई नगरीय सभ्यता की खोज की है। तो देखो, ऐसे तो इसकी खोज कर ली गई थी 1921 में, लेकिन जब इनको पूरी तरह से विश्वास हो गया कि ये कोई नई सभ्यता है तो फिर 1924 में सर जॉन मार्शल ने इसकी घोषणा कर दी कि हमने किसी नई सभ्यता को खोजा है। दोस्तों, फिर हम आगे बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे। तो दोस्तों, जो पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था उसका नाम था सुतका गेंडोर। और जो सुतका गेंडोर है ये अब बलूचिस्तान में है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था और ये धाशक नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी जो स्थल था उसका नाम है मांडा। और जो मांडा है ये जम्मू और कश्मीर में है और ये चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। फिर हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर। और जो दोस्तों आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल है उसका नाम है दाइमाबाद। और जो दोस्तों ये जो दाइमाबाद है ये महाराष्ट्र में पड़ता है और ये गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है।
तो दोस्तों जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि वो लोग नगर बना के रहा करते थे। वो ऐसे नहीं थे कि जैसे हमारी वैदिक सभ्यता थी, कि वैदिक सभ्यता में जैसे जो आर्य वगैरह थे तो उस समय हमें गांव वगैरह मिलते हैं देखने को। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता थी और लोग शहर वगैरह में रहा करते थे। फिर हम आगे बात करते हैं बड़े नगर। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके जो सबसे बड़े बड़े नगर थे वो थे, टोटल वो 6 नगर थे। उनमें से सबसे जो बड़ा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का वो था मोहनजोदड़ो। आपने दोस्तों मूवी भी देखी होगी, वो जिसमें ऋतिक रोशन की एक मूवी है वो मोहनजोदड़ो है, और मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी आपने, वो इसी के ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड है। और आपने देखा होगा कि वो लास्ट में बाढ़ आती है और वो सब मतलब ख़त्म हो जाता है सब कुछ उनका। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके जो सबसे बड़े नगर हैं उनमें सबसे पहले आता है मोहनजोदाड़ो। फिर हम बात करते हैं हड़प्पा की, फिर हम बात करते हैं गणवारी वाला की, फिर हम बात करते हैं राखीगढ़ी की, फिर हम बात करते हैं धोलावीरा की, और फिर हम बात करते हैं कालीबंगा की। तो दोस्तों जो मोहनजोदाड़ो है जो वो अब पाकिस्तान में पड़ता है। जो हड़प्पा है ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। जो गणवारी वाला है ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। और जो राखीगढ़ी है ये हमारा पड़ता है हरियाणा में। और जो धोलावीरा ये गुजरात में है, और जो कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है। फिर हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों जो धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों जो गुजरात में जो धोलावीरा है उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। कब किया है? 2021 में। फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। तो दोस्तों जब आप जानते होंगे कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो कहा जा रहा है कि उसके बाद जो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, इसके जो सर्वाधिक जो स्थल थे, मतलब उसी से मतलब सिंधु घाटी से जो रिलेटेड जो स्थल थे, जो साइट्स थी, वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिली? गुजरात में। फिर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वो मोहनजोदाड़ो था। कौन था सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का? वो था मोहनजोदाड़ो। जबकि भारत में राखीगढ़ी है जो हरियाणा के हिसार जिले में है। लेकिन देखो जो वैसे तो देखो जो सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदाड़ो है, लेकिन जो मोहनजोदाड़ो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन जो भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी, और ये हरियाणा में हिसार जिले में पड़ता है। और जो इसकी खोज की थी वो 1963 में हुई थी, और इसकी खोज की थी सूरजबान जी ने की थी इसकी खोज राखीगढ़ी की। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। फिर हम बात करते हैं लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। तो दोस्तों जो आपको पता होगा कि जो बंदरगाह होते हैं वो समुद्र के किनारे वगैरह होते हैं, और वहाँ पे किश्तियाँ वगैरह या जो भी जहाज व्यापार वगैरह किया करते हैं वो बंदरगाह पे खड़े होते हैं। तो जो लोथल और सुतकोतदा था, ये कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह हुआ करते थे, और यहीं से जो समुद्री जहाज वगैरह थे वो आया और जाया करते थे। तो जो लोथल है ये भी गुजरात में पड़ता है, और जो सुतकोतदा है ये भी गुजरात में पड़ता है। फिर हम आगे बात करते हैं जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य। तो दोस्तों जो जैसे आपने देखा होगा, या अगर आप गांव वगैरह में गए होंगे कभी, तो आपने देखा होगा कि गांव में बैलों से हल को खेतों को जोता जाता है। तो जो आपकी जो कालीबंगा है जो राजस्थान में है, वहाँ से हमें एक हल रेखा के साक्ष्य मिले हैं, और वहाँ से हमें कुछ नक्काशीदार ईंटें मिली हैं। नक्काशीदार ऐसा समझ सकते हैं आप जिन पे कुछ नक्शा वगैरह बनाया गया हो। तो ये हमें कालीबंगा से मिली है, और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। फिर हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों फिर जो मोहनजोदाड़ो है जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ पे एक हमें विशाल स्नानागार मिला है। और वो जो स्नानागार है उसमें एक बीच में एक स्विमिंग पूल टाइप है उसका। तो वो वहाँ पे लोग नहाया करते थे, जैसे कोई अनुष्ठान वगैरह हुआ करता तो वहाँ पे वो नहाया करते थे। तो कहा जा रहा है कि वो 11.88 मीटर लंबा है वो स्विमिंग पूल है जो भी, और जो उसकी चौड़ाई है वो है 7.01 मीटर, और उसकी जो गहराई है वो है 2.43 मीटर।
फिर हम बात करते हैं अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कुछ अग्निकुंड के अवशेष भी हमें मिले हैं और वो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। लोथल आपको पता है गुजरात में पड़ता है और कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में पड़ता है। फिर हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो से 3 मुख वाले देवता पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं बैंसा विराजमान है। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदाड़ो, उसकी हमें वहाँ पे हमें एक पशुपति शिव की मूर्ति मिली है और वो जो देवता हैं उनके चारों तरफ हाथी हैं, कुछ गैंडे हैं, कुछ चीते हैं और कुछ भैंसे वगैरह बैठे हुए हैं। और जो मोहनजोदाड़ो है वहाँ से हमें एक नर्तकी की एक मतलब एक आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक जो नाचने वाली जो मुंदरा होती है, एक मतलब जैसे जैसे हमारे जो सांस्कृतिक आप डांस वगैरह होते हैं, तो उसकी एक कांस्य मूर्ति मिली है, वो भी हमें मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। फिर हम बात करते हैं हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। तो दोस्तों जब आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी तो आपने एंड में देखा होगा कि जब वो एक नई नदी के किनारे पहुंचते हैं तो उनको एक एक मतलब एक इमेजिनरी सा मतलब एक वो दिखाया जाता है जानवर, जिसके मतलब जैसे एक सिंग सा आगे की तरफ निकला हुआ होता था। तो मोहनजोदाड़ो की कहा जा रहा है कि जो हड़प्पा की जो मुहरें थे, मुहरें क्या होते हैं कि कोई निशान, जैसे किसी चीज़ पे कुछ निशान बना दिया हो, तो जो मोहन हड़प्पा की जो मुहरें मिली हैं उन पे एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला, यानी कि उन मुहरों पे वो जो पशु हुआ करता था उसका निशान मिला है। हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर में सत्री स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। और दोस्तों जो हड़प्पा से एक मुहर हमें प्राप्त हुई है उसमें क्या दिखाया गया है कि एक स्त्री और उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे और ये मानते थे कि प्रकृति हमारी माता है और प्रकृति ने हमें जन्म दिया है। फिर हम बात करते हैं मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चनुहदड़ों में मिले हैं। तो दोस्तों ये लोग हम आभूषण वगैरह भी पहना करते थे और जो कुछ मणके वगैरह बनते थे उसकी जो फैक्ट्री वगैरह थी वो हमें लोथल और चनुहदड़ों में मिले हैं। तो दोस्तों जो लोथल है हमारा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये गुजरात में, और जो चनुहदड़ है ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। और दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनकी जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक, यानी कि ये चित्रात्मक लिपि थी और इस लिपि को हम आज तक नहीं पढ़ सके हैं। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दोस्तों इसमें कैसे लिखा जाता था कि जैसे पहले हम जैसे हम लिखते हैं तो हम बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ जाते हैं, लेकिन ये उल्टा लिखते थे, ये दाईं ओर से बाईं ओर आते थे। लेकिन ये जब दूसरी लाइन लिखते थे या दूसरी पंक्ति लिखते थे तो ये बाईं ओर से दाईं ओर लिख देते थे। फिर हम बात करते हैं कि जो दोस्तों इन्होंने घर वगैरह या नगर इन्होंने बसाए थे वो इन्होंने ग्रिड पद्धति में बसाए हुए थे। ग्रिड पद्धति का आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो गलियां वगैरह होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलते थे। और दोस्तों जो इनके जो घर और घरों के दरवाजे हुआ करते थे वो सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे, वो पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल एक इसका अपवाद है, क्योंकि जो लोथल में जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर ही खुला करते थे। और दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे इनकी जो मुख्य फसल हुआ करती थी वो हुआ करती थी गेहूं और जौ। और जो ये मिठास के लिए या मीठी चीज़ों के लिए ये शहद का प्रयोग किया करते थे। और जो हमें मिट्टी से हमें एक मिट्टी से बना हल मिला है और वो हमें मिला है बनावली से। और दोस्तों जो बनावली है ये हमारा हरियाणा में पड़ता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। दोस्तों जो रंगपुर है और ये लोथल है ये भी गुजरात में पड़ता है और जहाँ से हमें कुछ चावल के दाने मिले हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग दान वगैरह लगाया करते थे। और जो चावल के जो पहले साक्ष्य थे वो हमें लोथल से मिले थे। फिर हम बात करते हैं आगे। तो कहा जा रहा है कि सुरकोतदा और कालीबंगा एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो दोस्तों जो कुछ स्थान थे हमारे जैसे सुरकोतदा जो गुजरात में है, जो कालीबंगा राजस्थान में, जो लोथल वो भी गुजरात में है, वहाँ से हमें कुछ घोड़े के कंकाल मिले हैं। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। तो दोस्तों ये जो इनकी ये चीज़ें वगैरह तोला करते थे, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो 16 के पहाड़े में या कुछ इस तरह की जो भी नंबर आते थे उस तरह से ये इनको चीज़ों को तोला करते थे।
और ये एक चीज़ देने के बदले दूसरी चीज़ भी ले लिया करते थे, यानी कि ऐसे अदला बदली भी ये कर लिया करते थे यात्रा के लिए। और ये यात्रा कैसे किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ये 2 पहियों और 4 पहियों वाली गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। और उनको कोई कोई बैल खींचता था, जहाँ फिर कोई भैंसा खींचता था। मोसो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। तो दोस्तों एक मेसोपोटामिया की सभ्यता भी हुआ करती थी, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हुआ करती थी। तो जो वो सभ्यता थी मेसोपोटामिया, उसमें जो जहाँ के जो लोग थे हमारे देश के, या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनको मेलुहा नाम से पुकारा जाता था। फिर हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों एक पिगट थे कोई, ये कोई राइटर वगैरह होंगे, तो इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने कहा है कि जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। तो दोस्तों जो पिगट थे इन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, और जो मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा हैं, ये दोनों उसकी राजधानियां हुआ करती थी। फिर हम बात करते हैं धरती की पूजा। तो दोस्तों ये लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये धरती की पूजा किया करते थे, ये वृक्षों की पूजा करते थे, ये शिव की पूजा करते थे, और इसके हमें साक्ष्य भी मिलते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जो स्वास्तिक का निशान है, ये भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता ने ही दिया है। फिर हम बात करते हैं सिंधु घाटी के नगरों में मंदिर के अवशेष नहीं मिलते। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें हमें मंदिर वगैरह के अवशेष नहीं मिलते। मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। तो दोस्तों ये जो लोग थे, ये प्रकृति की पूजा किया करते थे, और इनके लिए जो पवित्र पशु हुआ करता था, जिसकी ये पूजा करते थे, वो जहाँ तो एक श्रृंगी पशु हुआ करता था, जहाँ फिर कुबड़ वाला बैल। हमें देखो सत्री मृण मूर्तियाँ, तो हमें मिट्टी की कुछ स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं जो मिट्टी से बनी हुई हैं। तो इससे हमें ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मातृतात्मक थे, यानी कि वहाँ पे जो लेडीज़ वगैरह हुआ करती थी, उनकी जैसे आप समझ सकते हैं कि समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठा थी। जैसे अब जो हमारा समाज है ये पितृस्तात्मक है, जो आर्य थे या जो वैदिक सभ्यता थी वो भी पितृस्तात्मक थी, यानी कि वहाँ पे पिता की ज़्यादा चलती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता मातृस्तात्मक थी। फिर हम बात करते हैं ये जो लोग कपड़े पहनते थे, वो या तो ऊनी कपड़े पहनते थे, या फिर ये सूती कपड़े पहनते थे, और ये मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, पासे वगैरह खेलते थे। आपने देखा होगा जैसे महाभारत में वो भी पासे वगैरह खेलते थे। तो ये इस तरह की चीज़ें किया करते थे मनोरंजन के लिए। काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और दोस्तों ये एक लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और उनको काले रंग से ये डिज़ाइन करते थे। और ये जो लोग थे, इनको तलवार के बारे में कोई पता नहीं था, ये तलवार के बारे में नहीं जानते थे। फिर हम बात करते हैं कालीबंगा एकमात्र स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें 2 शहर हुआ करते थे, एक उपला शहर हुआ करता था और एक नीचे वाला शहर हुआ करता था। जो उपला शहर हुआ करता था उस वहाँ पे, जो ऊपर वाला शहर हुआ करता था वहाँ पे जैसे जो बहुत अमीर लोग, या जैसे आप समझ सकते हैं राजा वगैरह रहा करते, जो निचला शहर हुआ करता था वहाँ पे आम लोग रहा करते थे। तो देखो दोस्तों आपने देखा होगा कि राजा वगैरह थे वो अपने किलों को किलेबंदी किया करते थे। लेकिन हमें कालीबंगा में क्या देखने को मिलता है कि जो आम लोगों को रहने की जगह है वहाँ पे भी किलेबंदी की हुई है। और जो दोस्तों कालीबंगा का अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। तो दोस्तों जैसे घूंघट वगैरह आज भी आपने देखा होगा कि हमारे भारत में प्रचलित है, तो ये उस समय भी प्रचलित था। शवों को दफनाया और जलाया दोनों जाता था। दोस्तों कई जगह पे शवों को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। हड़प्पा में जो शव हुआ करते थे उनको दफना दिया जाता था, और मोहनजोदाड़ो में उनको जला दिया जाता था। और फिर हम बात करते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका विनाश कैसे हुआ। तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण माना जाता है, ये बाढ़ ही माना जाता है कि बाढ़ आने की वजह से इसका विनाश हो गया। इसके और भी कारण माने जाते हैं, जैसे आर्यों का आक्रमण या फिर महामारी वगैरह वगैरह ऐसा माने जाते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो बाढ़ ही माना जाता है। दोस्तों जो आग में पकी मिट्टी होती है उसको टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।